अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके डीमैट अकाउंट में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं और उनमें आप डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करते हैं उन बैंकिंग स्टॉक में, तो आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक होगा ही होगा। अगर नहीं है तो डालना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 2,26,972 करोड़ का मार्केट कैप, एक बहुत बड़ी मतलब मार्केट कैप वाली एक बैंक है। डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर अमूमन 46% के आसपास है और ये थोड़ा महंगा है। इस प्राइस के ऊपर भी ये स्टॉक अभी आपको महंगे वैल्यूएशन पे ही मिल रहे हैं। क्योंकि क्यों महंगा है? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये जो पी का चक्कर है वो है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो कंपनी में आपको, अगर आप यहाँ पर 1 रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 37 रुपीज़ लगाना होगा, तब जाकर आप यहाँ पर 1 रुपया कमा पाएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो प्राइवेट बैंकिंग का जो इंडस्ट्री है वहाँ पर उनके मुकाबले यहाँ पर आपको पैसा कमाने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर पैसा लगाए और पैसा बन जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पी कम है, तो वहाँ पर अगर आप पैसा लगा देते तो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उन स्टॉक्स के पास परफॉर्म करके देने की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अच्छे स्टॉक्स आपको हमेशा महंगे वैल्यूएशन पे ही मिलेंगे, मार्केट चाहे जैसा भी हो। ओके, हो सकता है वो जिस प्राइस पे मिलता था उससे सस्ता हो गया है, लेकिन बाकी जो सेक्टर से आपको महंगे ही मिलेंगे। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इस बैंक के पास 1500 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में और 2352 एटीएम्स है। समझ सकते हैं, बैंक बहुत ही बड़ा है प्राइवेट सेक्टर्स बैंकों में से। अगर आप इसे एसबीआई के साथ तुलना करेंगे तो ये बहुत छोटा लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप दिग्गज प्राइवेट बैंकों के साथ इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग बैंक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपनी जगह पर है और ये अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है और आप चाहते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं कोटक महिंद्रा बैंक को ही पोर्टफोलियो में रखूं, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जा सकते हैं। बैंक बहुत ही अच्छी है, या इनका जो लोन बुक है वो भी बहुत अच्छा है, इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो भी बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बैंकिंग सेक्टर्स में दिक्कत आ रही है और इनके पास बहुत से ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और यहाँ पर इनके जो लास्ट क्वार्टर में इनका रिजल्ट जो आया था उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो इंडसइंड बैंक से जिन लोगों ने पैसे निकाले हैं, तो यहाँ पर जाकर बहुत से लोगों ने डिपॉजिट किए हैं, तो समझ सकते हैं अगर इंडसइंड बैंक से पैसे निकल कर इनके पास वो पैसा रख रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं, तो समझ सकते हैं एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बहुत अच्छे अच्छे बैंक हैं। इनके ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए आपको। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स के ऊपर आपको भरोसा दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन स्टॉक्स से घबरा जाएंगे तो आप किसी भी स्टॉक्स के ऊपर भरोसा नहीं दिखा पाएंगे। और इस माहौल में अगर आप ऐसे स्टॉक्स को अपने डीमैट अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए डाल के रखते हैं तो आपको बहुत जल्द आप यहाँ पर मुनाफा देख पाएंगे। तो आपको बस हिम्मत करनी है और बाय करना है। एक बार में पूरा पैसा नहीं डालने का है, यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके 10-20 ऐसा ऐसा करके आपको यहाँ पर स्टॉक्स को बाय करना है। घबराइए मत, ये स्टॉक्स आपको कभी धोखा देकर नहीं जाएंगे। इंडसइंड बैंक में जैसा हुआ ऐसा सिचुएशन, मतलब इंडसइंड बैंक का स्टॉक जैसा इतना गिर गया, तो ऐसा सिचुएशन कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने मेरे फार्मा स्टॉक्स वाले वीडियो में भी बताया था, डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट में ये जो बात है ना, डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए सेक्टर में दिक्कत आती है तो उसके लिए आपने सेक्टर वाइज आपने डाइवर्सिफिकेशन किया अपने पूरे डीमैट अकाउंट के साथ। और सेक्टर में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। ये डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर मैं एक कॉम्प्लीट वीडियो एक बार आपको बनाकर दूंगा, तो उसमें आप समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक को अपने डीमैट में डाल के रखने का, तो यहाँ पर आपको वो करना है फ्रेंड्स, एक स्टॉक्स के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के एक स्टॉक के ऊपर पूरा पैसा नहीं लगाना है। क्योंकि
अगर इंडसइंड बैंक, येस बैंक, ऐसा सिचुएशन अगर किसी बैंक के साथ हो जाता है, मैं यहाँ पर तो फ्रेंड्स दूर से देखकर आप किसी स्टॉक्स को ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना कि 7 साल बाद, 10 साल बाद इस बैंक के साथ क्या होगा, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। कोरोना वायरस आएगा किसी ने नहीं सोचा था। तो इसीलिए जितना भी अच्छी कंपनी हो, जितना भी अच्छा कंपनी हो, उसमें आपको एक कंपनी में, एक सेक्टर में, एक कंपनी के ऊपर पूरा पैसा कभी भी नहीं लगाना है आपको। ये बात आप अपने दिमाग को समझा दीजिए। एक सेक्टर में एक ही कंपनी के ऊपर पूरा पैसा कभी भी नहीं लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर प्ले करना चाहते हैं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये 4 बैंकों का आप एक गुच्छा बनाइए। फूलों का जैसा गुच्छा होता है ना, हर एक फूल अलग अलग से रखा हुआ होता है। बंधन बैंक भी उसमें आप डाल कर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पब्लिक बैंक सेक्टर बैंकों में से रखेंगे तो एसबीआई को भी उसमें आप रखिए। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो उसी डाइवर्सिफिकेशन को कॉम्प्लीट करने के लिए अगर आपके डीमैट में बैंकिंग सेक्टर की कोई भी स्टॉक नहीं है तो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और जो भी आपको बैंक्स अच्छे लगते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग जो भी बैंक है, उनका एक गुच्छा बनाइए। फूलों का जो गुच्छा होता है वैसा एक गुच्छा बनाइए और उसमें आप बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या होगा, ये जो मतलब दिक्कत आती है येस बैंक के साथ जो हुआ, इंडसइंड बैंक के साथ जो उनके फंडामेंटली जो दिक्कत आ रही है, तो ऐसा दिक्कत अगर हाँ, कभी इन फ्यूचर आ भी जाए तो अगर आप 3-4 बैंक अपने डीमैट पे रखेंगे तो अगर एक बैंक के साथ होता है तो वो ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करेंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप एक ही बैंक अपने डीमैट पे रखेंगे और उसी बैंक के साथ भगवान ना करे वो हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। ये बात अपने आप अपने दिमाग को समझा दीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा, कोटक महिंद्रा बैंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बीएसई के ऊपर आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है 1186 रुपये के आसपास और इसमें आज लगभग 5% के आसपास की यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल रही है 17 अप्रैल 2020 को। और अगर आप देखें रिटर्न प्रोफाइल की तो 2002 से लेकर 2020 तक, मतलब 2002 से लेकर 2020 18-19 सालों में ये स्टॉक ने आपको रिटर्न कमा कर दी है लगभग 31,623% का। समझ सकते हैं, ये रिटर्न बहुत होता है फ्रेंड्स, बहुत होता है। इतना रिटर्न अगर कोई दे दे तो वो मतलब बहुत अच्छे स्टॉक्स के लिस्ट में ही गिने जाते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी उसी तरह का एक बैंक है। और अगर बात करें 5 साल की स्थिति की तो 5 साल के अंदर भी ये स्टॉक आपको लगभग 73% का पॉजिटिव रिटर्न आपको दे रहा है। दिक्कत आती है 1 ईयर के चार्ट के ऊपर। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक आपको 13% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आपको दे रहा है। और 6 मंथ के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक 26% डाउन है। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक आपको अभी भी पॉजिटिव में दिखेगा, आपको 1% के मतलब न्यूट्रल में दिखेगा। पॉजिटिव भी कहा जा सकता है लेकिन न्यूट्रल। यहाँ पर आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, 1 मंथ के चार्ट के ऊपर लॉस भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है फ्रेंड्स, अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1186 रुपये के आसपास और इसका 1 मंथ का जो हाई है वो है 1397 का। तो समझ सकते हैं 1 मंथ के ऊपर भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, अभी आपको इस लेवल से बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो ये अच्छा मौका है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस मौके से चूकना नहीं है। क्योंकि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को इस प्राइस में भी अपने डीमैट पे डालकर नहीं रख पाए तो लॉन्ग टर्म में आपको अफसोस करने की ज़रूरत है। मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक सेक्टर में एक स्टॉक के ऊपर पूरा पैसा लगाने की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन की सलाह दे रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को उस लिस्ट में रखना चाहते हैं, आपको रखना ही रखना है, ये ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप नॉलेज यहाँ पर से कलेक्ट कर पाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को रखना चाहते हैं और इस प्राइस पे भी अगर आप इसको नहीं रखते तो बाद में हो सकता है आपको दिल में थोड़ी सी चोट पहुँचे। तो यहाँ पर आपको बाय करना है, थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है। और बाकी के जो स्टॉक्स है बैंकिंग सेक्टर के, उनमें भी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि ये तो मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं चलेंगे ना, ये सब जो हाल फिलहाल में जो चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर बैंकिंग सेक्टर के लिए। आज आरबीआई की ओर से कुछ राहत मिली है बैंक्स और एनबीएफसीज को, तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये आपको अभी बाय करना शुरू करना चाहिए। अगर आपने बाय नहीं किया है तो आपको अभी फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ देखने के बाद आपको फील्ड में उतर जाना चाहिए। मतलब कब क्या हो जाए फ्रेंड्स, निफ्टी यहाँ से हो सकता है मतलब बॉटम बन चुका है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, हो सकता है ऊपर चला जाए।
किसी को कोई भी मार्केट को टाइम तो नहीं कर पाता। तो इसीलिए अगर आप एसआईपी मोड में भी कोटक महिंद्रा बैंक को खरीदना चाहते हैं तो खरीदारी कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बार में पूरा पैसा लगाना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हो सकता है यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक 800-700 भी चला जाए तो आपको मतलब तब बहुत लॉस हो जाएगा, आपके पास एवरेज करने के लिए हो सकता है पैसा नहीं रहे। तो इसलिए एसआईपी मोड में 3 4 5 अच्छे अच्छे बैंकों को फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ज़्यादा स्टॉक रखूँगा तो पोर्टफोलियो को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदारी करना है, 1 साल तक बाई कीजिए, उसके बाद डीमेट अकाउंट को मतलब बस्के में बंद करके उसको चाबी बंद करके रख दीजिए, देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल तक, अभी आपको 1 साल तक खरीदारी करना है। अगर आप मतलब स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए आए हैं, बिल्कुल नए आए हैं और आपके डीमैट में कोई भी स्टॉक नहीं है तो आपको फ्रेंड्स खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक को इस लेवल पे खरीदारी करना चाहते तो एसआईपी मोड में खरीदारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक है तो उसको बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ये यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, आपका पैसा बहुत बना कर देगा। तो घबराइए मत, बने रहें, गिरावट तो होना ही होना है। आप एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट और लॉस, ऊपर जाना और नीचे आना, दिन और रात, ये तो मतलब नेचर का उसूल है, तो इनसे तो कोई भी बच नहीं सकता। तो अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो नीचे भी आएगा, नीचे जाता है तो ही ऊपर जाएगा। तो इस बात से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो पैसा गारंटेड बनेगा, यहाँ पर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और अगर आप देखिए एनएसई के ऊपर कारोबार की स्थिति, तो जैसा कि अमूमन होता है 40% की ऊपर की डिलीवरी क्वांटिटी को हम लोग अच्छा डिलीवरीबल क्वांटिटी मानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 85,85,462 स्टॉक्स के यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और उनमें से 42.52% मतलब 43% का यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो समझ सकते हैं कंपनी के ऊपर लोग भरोसा दिखा रहे हैं, आप भी यहाँ पर बने रह सकते हैं। 52 वीक हाई की बात करें तो 1740 है, 52 वीक लो की बात करें तो 1101 रुपया है। तो खरीदारी किया जा सकता है फ्रेंड्स, डरिए मत, खरीदारी शुरू कर दीजिए, कंपनी अच्छी है। लेकिन हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अपना खुद का फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस को समझने के बाद, खुद से फैसला करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। मेरे बोलने से या फिर दुनिया के किसी भी इंसान के रिकमेंडेशन से स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। कैसे फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं समझा पाया कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर क्या करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बड़ा सा लाइक करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।